गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 2 कामता नाथ की लिखी कहानी जो कि है लाख की चूड़ियाँ। अब तक इसमें हमने पढ़ा कि जो लेखक हैं वो एक ऐसे बच्चे के बारे में बता रहे हैं जो अपने ननिहाल जाते हैं और वहाँ पर उन्हें बदलू नाम का जो व्यक्ति है, जो मनिहार है, जो चूड़ियाँ बनाता है, वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो उन्हें रंग बिरंगी लाख की गोलियां बनाकर देता है। आगे बदलू के बारे में लेखक ने बताया कि किस तरह से वो कहाँ बैठकर काम करते थे, कैसे वो किस तरह चूड़ियाँ बनाते थे और लेखक के आने पर किस तरह उनकी आवभगत करते थे या उनकी मेहमान नवाजी करते थे। आप पढ़ेंगे आगे। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गाँव में होते हुए भी कई कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तो लेखक अपने मामा के गांव जाने के बारे में बता रहे हैं कि लगभग हर बहुधा का मतलब होता है लगभग हर गर्मी की छुट्टियों में मैं अपने मामा के यहाँ चला जाता था और वहाँ पर 1 या 1.5 महीना या कभी आधा महीना यानी 15 दिन रहकर स्कूल खुलने के समय तक वहाँ रहता और वापस आ जाता था। ऐसा 2-3 बार ही हुआ कि जब वो मामा के यहाँ रहने गए गर्मी की छुट्टियों में, लेकिन उसके बाद में उनके पिताजी की दूसरे शहर में, दूर के शहर में बदली हो गई यानी ट्रांसफ़र हो गया और एक बहुत लंबे समय तक वो वापस अपने मामा के गांव न जा सके। लगभग 8 से 10 वर्ष तक वो अपने मामा के गांव नहीं गए और जब वो वापस अपने ननिहाल या मामा के गांव गए तब तक वो इतने बड़े हो चुके थे कि लाख की गोलियों में उनकी कोई रुचि नहीं थी क्योंकि ये तो छोटे बच्चों को अच्छी लगती है। इसलिए उन्हें जो बदलू है मनिहार उनका ध्यान ही नहीं आया। लेकिन इस बीच उन्होंने देखा कि जो गांव है वहाँ पर अधिकतर स्त्रियों ने कांच की चूड़ियाँ पहनी है। बहुत ही कम औरतों ने या महिलाओं ने लाख की चूड़ियाँ पहनी। विरले यानी कि कहते हैं बहुत कम, बहुत ही कम जिसे देखा जाए ऐसे लाख की चूड़ियाँ पहने हुए बहुत ही कम लोग मिले। बाकी अधिकतर स्त्रियाँ जो थी वो कांच की चूड़ियाँ पहने हुए थी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ में कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे और मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उनसे मिल आऊँ। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। जब लेखक कई सालों बाद में मामा के गांव आया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में उसे कोई रुचि नहीं थी, तो उन्हें बदलू का भी ध्यान नहीं आया। लेकिन ये बात उन्होंने नोटिस की कि अधिकतर स्त्रियों ने कांच की चूड़ियाँ पहनी है और अचानक ही उन्हें बदलू का अक्का है उनका ध्यान आया क्योंकि जो उनके मामा की छोटी लड़की थी वो बारिश की वजह से आंगन में फिसलकर गिर गई और उसने भी कांच की चूड़ियाँ पहनी थी, तो वो चूड़ियाँ टूटकर उसकी कलाई में घुस गई जिससे बहुत ज़्यादा खून बहने लगा। तो मामा भी उस समय नहीं थे घर पे, तो कांच लगने से मरहम पट्टी लेखक को करनी पड़ी। तभी उन्हें ध्यान आया कि कांच की जो चूड़ियाँ हैं उनसे जो बदलू है वो बहुत ही ज़्यादा चिढ़ते थे, तो इसी वजह उन्होंने सोचा कि चलो बदलू से मिल लिया जाए। तो ऐसे ही शाम के समय वो घूमते घूमते बदलू के पास चले गए। तो उन्होंने देखा कि जो बदलू है वहीं चबूतरे पर जहाँ पर वो पहले काम करते थे नीम के नीचे, वहीं पर एक खाट पर लेटे हुए थे। आगे, नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनाकर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। तो जब लेखक जो जनार्दन है वो मिलने गए बदलू से, तो
उन्होंने देखा कि जो बदलू काका है वहीं बाहर नीम के नीचे एक खाट पर लेटे हुए हैं। तो उन्होंने जाकर नमस्ते की। तो जो बदलू काका है उन्होंने, क्योंकि काफ़ी समय लंबे समय बाद वो उन्हें लेखक को देख रहे थे, इसलिए उन्होंने पहचाना नहीं। तो लेखक ने अपना परिचय दिया कि मैं जनार्दन हूँ, जो आपसे रंग बिरंगी गोलियाँ बनवा कर ले जाता था। तब काफ़ी देर सोचने के बाद में फिर उन्हें जैसे अचानक से याद आया हो, स्मृति पटल यानी कि जो अपनी याददाश्त है उस पर अतीत के चित्र उतार रहे हो। और काफ़ी देर तक जो बदलू है उन्होंने जवाब वापस कुछ बोले नहीं, कुछ सोचते रहे। तब ऐसा लगा जैसे वो अपनी याददाश्त को वापस से अतीत के याद कर रहे हो। अतीत यानी कि जो बीता हुआ कल है उसे याद कर रहे हो। फिर अचानक उन्हें ध्यान आया और वो बोले कि आओ आओ लला, बहुत दिनों बाद गांव आए हो। लेखक ने बोला कि हाँ, इधर बहुत समय से आना नहीं हुआ। और ऐसे बोलते हुए वो चारपाई पर बैठ गए काका के पास। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई और न ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है न यह लला। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। तो जब लेखक बदलू काका के पास बैठा तो उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई, इधर उधर देखा तो उन्हें कहीं भी उनकी जो मचिया थी जहाँ पर बैठकर बदलू काका काम करते थे वो नज़र नहीं आई और नहीं लाख गलाने की भट्टी दिखाई दी। तब लेखक ने पूछा कि आजकल काम नहीं करते काका? तो बदलू काका ने जवाब दिया कि नहीं लला, काम तो कई सालों से बंद हो गया, क्योंकि उनकी जो लाख की चूड़ियाँ हैं वो उसकी बिक्री बहुत कम हो गई थी, क्योंकि सभी को कांच की चूड़ियाँ पसंद आने लगी थी। कांच की चूड़ियों का प्रचार बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि जो कांच है वो सस्ता पड़ता है लाख से, और मशीन से बनने की वजह से बहुत सुंदरता भी उसमें होती है। इसलिए एक तो कम कीमत पर मिलती है लाख की चूड़ियाँ और सुंदर भी होती है। इसीलिए जो बदलू की चूड़ियाँ हैं वो उसका प्रचार या उसको ख़रीदना लोगों ने कम कर दिया। इसलिए उसका जो काम है वो भी कई सालों से बंद हो गया। तो जो बदलू है वो कहते हैं कि मशीन युग है ना ये, इसीलिए कांच की चूड़ियों का प्रचार होने से मेरा काम बंद हो गया। और आजकल तो जो भी काम होता है अधिकतर वो मशीन से होता है, चाहे वो खेत जोतने का हो या और दूसरे काम हो। इसीलिए मशीन का प्रचार बढ़ने से जो लोगों का काम है वो बंद होता जा रहा है। आगे, लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और कहा, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। आगे जब वो बात कर रहे थे तो लेखक को पता था, क्योंकि उनकी मामा की लड़की के जो चूड़ियाँ थी कांच की वो टूटकर उनकी ही कलाई में लग गई। तो इसीलिए लेखक ने बोला कि जो कांच है वो बहुत ही खतरनाक होता है। भले ही सुंदर होती है उसकी चूड़ियाँ, सस्ती होती है, लेकिन फिर भी बहुत खतरनाक होता है और बड़ी जल्दी टूट जाता है। तो बदलू ने कहा कि हाँ, नाजुक तो होता है कांच। और ऐसा कह बोलते बोलते ही उन्हें बहुत ज़्यादा खांसी आती रही और बहुत देर तक आई। तो लेखक को लगा कि कहीं उन्हें दमा की बीमारी तो नहीं, अस्थमा की बीमारी तो नहीं, क्योंकि उम्र के साथ साथ उनका शरीर भी ढल चुका था, यानी कि बुढ़ापा आ गया था और कमज़ोर भी हो गए थे बदलू काका। उनके हाथों और माथे पर भी कमज़ोरी की वजह से नसें दिख रही थी। जब उस तरह सोचते देखा बदलू काका ने लेखक को, तो उन्होंने कहा कि मुझे दमा नहीं है, बल्कि ये फसली खांसी है, यानी कि मौसम में जब बदलता है मौसम तो उठने वाली खांसी है, और यही 2 महीने रहती है और फिर ठीक हो जाती है। तो मेरी खांसी भी 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। तो लेखक कहते हैं कि जब खांसी उनकी ठीक हुई, थोड़ी बंद हुई, तो लेखक ने बदलू को देखा और उन्हें लगा कि उनके भीतर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है, कोई बहुत ही गहरा दुख उनके भीतर छुपा हुआ है।
देर तक उसके बारे में लेखक सोचते रहे कि ये जो मशीन युग है उसकी वजह से कितने हाथ काट दिए। हाथ काटना सच में हाथ काटना नहीं, बल्कि ये एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है कि रोज़गार छिन जाना या किसी की रोजी रोटी छिन जाना। तो मशीन युग की वजह से जो लोग हाथों से काम करते थे और किसी एक काम करने में कई कई लोग लगते थे, उसके बजाय मशीन की वजह से समय भी कम लगता है और कम लोगों की ज़रूरत होती है, तो कई लोग बेरोज़गार होते जा रहे हैं। तो इसी बारे में लेखक काफ़ी देर तक सोचता रहा। फिर बहुत देर तक इसी वजह से शांति छाई रही, जो कि लेखक को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। बिल्कुल चुपचाप बैठना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तो लेखक ने आगे बात करते हुए कहा कि बस आम की फसल कैसी होती है काका, कैसी है अभी। तो बात का विषय बदलते हुए लेखक ने दूसरी बात की शुरुआत की। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा। तो जब लेखक ने बात का विषय बदला, दूसरी तरफ ध्यान दिलाया बदलू का, तो आम की फसल के बारे में पूछा। तो इस बार उत्तर देते हुए जो बदलू है वो बहुत ही लहक कर, यानी कि बहुत खुश होकर उन्होंने उत्तर दिया कि बहुत अच्छी है, आम की जो फसल है अच्छी है, बहुत अच्छी है। और फिर अपनी बेटी को आवाज़ दी कि जो लला के लिए कुछ आम लेकर आओ। तब लेखक ने बोला कि मैं तो ऐसे ही पूछा था, आम तो मैंने बहुत खाए हैं ऐसे। तो जो बदलू है उसे पता था कि पहले भी वो उसकी आवभगत करता था और बहुत उसको आम की फसल के समय में आम खिलाए बिना जाने नहीं देता था। तो इसीलिए उसने कहा कि आम खिलाए बिना कैसे तुम्हें जाने दूंगा। आगे मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। तो लेखक ने आगे पूछा, गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छाँट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इस साल ये पेड़ तैयार हुआ है। तो आगे दूसरी बात करते हुए जब ध्यान आया लेखक को कि आम की फसल के साथ साथ जब उनकी दूध होता था गाय का, तो जो बदलू है वो लेखक के लिए मलाई भी बचा कर रखता था और दूध भी पिलाता था। तो लेखक पूछता है कि गाय तो अच्छी है ना काका। तो उत्तर देता है बदलू कि गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए उसे बेच दिया, क्योंकि जब खुद ही कुछ कमा नहीं रहे, उनकी चूड़ियाँ कम बिक्री हो रही है, तो उनकी खाने के भी मुश्किल हो रही है खाने पीने के लिए, तो फिर गाय के लिए कहाँ से चारा आता। तभी रज्जो, जो उनकी बेटी है, वो अंदर से डलिया में आम लेके आई, टोकरी में आम लेके आई। उनको देखते हुए लेखक बोला कि ये तो बहुत है काका, इतने आम मैं कैसे खा पाऊँगा। तो बदलू ने उत्तर दिया कि तुम तो शहरी हो, बल्कि तुम्हारी उम्र के जब हम थे तब इससे भी चौगुनी यानी कि 4 गुना ज़्यादा आम खा जाते थे, क्योंकि पुराने ज़माने के लोगों के खाने पीने का जो आदत थी बहुत अच्छी थी। इसलिए लेखक कहते हैं कि आपकी बात और है। तब बदलू अपनी बेटी को कहता है कि इसमें से जो अच्छे अच्छे आम हैं वो छाँट कर देना। फिर एक आम दिखाते कहते हैं कि ये जो आम है ये देखना ही कैसा है, क्योंकि इसका जो पेड़ है वो इसी साल तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। तो लेखक आगे कहते हैं कि जब रज्जो, जो बदलू काका की बेटी है, वो उन्हें आम छाट कर दे रही थी, 4-5 आम अंजलि यानी कि अपने दोनों हाथों के जो टोकरी जैसे बना के उसकी ओर बढ़ा रही थी। तो आम लेने के लिए जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया तो देखा कि जो रज्जो है उसने लाख की चूड़ियाँ पहनी हुई है, जो उसकी गोरी हाथ जो कलाइयाँ हैं उस पर बहुत अच्छी लग रही थी। तो बदलू ने उसकी दृष्टि को देखा तो बोला कि ये आखिरी जोड़ा बचा था
जो ज़मींदार साहब की बेटी के विवाह पर बनाया था, लेकिन वो मुझे इसके बहुत कम पैसे दे रहे थे और बदले और कुछ भी नहीं दे रहे थे साथ में। तो मैंने जोड़ा नहीं दिया और कहा कि शहर से ले आओ, क्योंकि लाख की चूड़ियों की जो कि शगुन होता है बहुत शुभ माना जाता है विवाह में, तो उसके लिए सिर्फ कुछ गिनती के पैसे देना बहुत ही गलत था। तो इसीलिए उन्होंने जोड़ा नहीं दिया बदलू ने और कहा कि शहर से जाकर ले आओ। तो बाद में लेखक कहते हैं कि मुझे कुछ देर आम खाने के बाद मैं वहाँ से चला आया, लेकिन उन्हें प्रसन्नता थी कि वो बदलू जो है, जिनकी चूड़ियों की बिक्री बहुत कम हो रही थी, लेकिन फिर भी कम पैसों में उन्होंने अपने आप को नहीं बेचा, अपनी चूड़ियों को नहीं बेचा, बल्कि हार कर भी वो जीत गया। उनका व्यक्तित्व कांच की तरह नहीं था कि आसानी से टूट जाए, यानी कि वो बहुत ही मजबूत व्यक्तित्व के मालिक थे, जिसकी वजह से उनका जो आत्मस्वाभिमान है वो नहीं टूटा, बल्कि कम पैसों में चूड़ियाँ न बेचकर उन्होंने अपना आत्मस्वाभिमान बचाया। तो ये थी कहानी लाख की चूड़ियाँ।